क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। यहाँ है कंसिडर फॉलोइंग एक्टिविटीज। पहला है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैसेस। So how many of the above activities are regulated by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country? और इससे पहले भी PYQ आ चुका है, so this I will consider it as a moderate question। तो चलिए समझते हैं इस बोर्ड को कौन हेड करता है। तो हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल साइट पे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर, और यहाँ देख सकते हैं वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 का ये एक्ट है, नोटिफाइड वाया गैजेट नोटिफिकेशन एडिट। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंटिटीज engaged in specific activities relating to petroleum products and natural gas, and to promote competitive market and for matters connected therewith or incidental thereto. So further, as enshrined in the Act, the board has also been mandated to regulate the refining, processing, storage, transportation, distribution, marketing and sale of petroleum and products and natural gas excluding production। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखा है excluding production of crude oil and natural gas, so as to ensure uninterrupted and adequate supply of petroleum products and natural gas in all parts of country। So यहाँ हमें कोई जरूरत नहीं है बहुत सारा डॉक्यूमेंट पढ़ने का, पेपर पढ़ने का। सिर्फ एक, अगर ये सिर्फ ऑफिशियल पेज को कोई विजिट कर लेता है तो यही से क्वेश्चन को उठाया गया है। मैं दिखाता हूँ। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, यहाँ लिखा है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, बिल्कुल नहीं है। रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, यस दिस बीइंग करेक्ट। मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये भी सही है। एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, क्या प्रोडक्शन कर रहा है? तो ये प्रोडक्शन नहीं है, मार्केटिंग में है। आप सामान इसको दीजिए, अब ये बेचेगा, ये रेगुलेट करेगा। तो यहाँ का आंसर होगा बी ओनली। और ये बॉडी बना कब है? 2006 में, दिस रेगुलेटरी बोर्ड। with experience in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Ministry of Coal. क्योंकि इसको हेड करें एज्यूम्ड ऑफिस इन मई 2023। और ये है बैकग्राउंड, कोल सेक्रेटरी थे, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। तो आप आईएएस बनके यही सब रेगुलेटरी बोर्ड को चेयर करने वाले हैं। सो दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच विल कनेक्ट। तो इस पे आने से पहले ये काफी इजी क्वेश्चन है, और इसी के लॉन्च होने के बाद इजराइल और गाजा का आपको लड़ाई दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिडल ईस्ट से होते हुए मिडल ईस्ट ऑल्टरनेटिव खोजा जा रहा था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। तो ये सब टॉपिक सारा जो अभी जियो पॉलिटिक्स से लड़ाई है, सारा इंटर रिलेटेड है। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो ये है हमारा एक्चुअल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और ये आपका जा रहा है सेंट पीटर्सबर्ग तक। देखिए, इंडिया मुंबई से निकलेगा और ये ईरान के चाबार पोर्ट पे जा रहा है, जिसके लिए इतना वो फाइट चल रहा था। और ईरान से ये होते हुए जाएगा अजरबैजान, बाकू, फिर कजाकिस्तान, और ये इसको सेंट्रल एशियन कंट्री है। और फाइनली इट विल इंटर रसिया, द कैपिटल इज मॉस्को, एंड देन रीच आउट टू सेंट पीटर्सबर्ग। तो और ये देखिए, ये अल्टरनेटिव जो स्विच कनाल रूट है, तो इसको ये कम करेगा। देखिए ये कितना लंबा जा रहा है, ये बहुत लंबा है, और इसको कट शॉर्ट करके हम लोग यहाँ से हम लोग इजिली अपना कमोडिटी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस पे आते हैं। तो ये जो है चाबार पोर्ट, जो कि ईरान में, और इसके लिए बहुत ही न्यूज में था। नाउ 7200 किलोमीटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट लिंकिंग इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी via Iran and onward northern Europe via St. Petersburg in Russia, established in 2000। Yes, to be noted, 2000 में ये बनाया गया था इन सेंट पीटर्सबर्ग बाय ईरान, रसिया एंड इंडिया। तो फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है? ईरान, रसिया एंड इंडिया। फिर से बोलता हूँ, ईरान, रसिया एंड इंडिया, टू इनहांस ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अमॉन्ग कंट्रीज अलोंग इट्स रूट। सो करेंटली दे आर 13 मेंबर्स ऑफ INSTC, जो कि इंडिया है, ईरान है फॉर श्योर, रसिया भी है जो कंट्री है। तो अजरबैजान जो मिडिल कंट्री जिसमें आते हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया भी है, कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, टर्की है। सी टर्की इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। यूक्रेन है, बेलारूस है, ओमान है एंड सीरिया है। सो दे आर 13 मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यहाँ भी दो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। पहला है इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, तो ये भी करेक्ट लग रहा है। और इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, तो थ्रू अजरबैजान उतना करेक्ट नहीं है जितना कि ईरान है। और दिस बीइंग आई थिंक स्टेटमेंट इज करेक्ट। चाइना तो है ही नहीं, म्यांमार तो है ही नहीं। तो अनदर क्वेश्चन पे आते हैं, 63। फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन ऑफ द टू मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड USA, अमेरिका,
The former produces more ethanol than the liter. और second statement है unlike in the US of America where corn is the principal feedstock for ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for the ethanol production in the Brazil. तो ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, आइए से समझते हैं। तो ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे हम लोग एथेनॉल ग्लोबल एथेनॉल प्रोडक्शन को ट्रैक कर रहे हैं। तो यूएसए में सबसे ज़्यादा, हमेशा से यूएसए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, फिर सेकंड पे आपका ब्राज़ील आता है। तो यहाँ से हम लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट निकल जाता है। Now see, the United States and the Brazil are the two largest ethanol producers, accounting vast majority global production. और USA produced about 16.2 billion gallons, while Brazil produced 8, तो half है। और world production has been steadily increasing, reaching to estimated 31. और यहाँ देखिए इंडिया का है, प्रोडक्शन हैज बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ रीचिंग 1.63। तो देख सकते हैं 16 है यूएसए का, इंडिया का 1 पॉइंट है, काफी नीचे है। ब्राजील सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूजिंग शुगर कैन इट्स प्राइमरी फीड स्टॉक, और यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी यूजिंग कॉर्न एज फीड स्टॉक। तो यहाँ से हम लोग का आंसर ऑलरेडी निकल चुका है। यूरोपियन यूनियन का देख लेते हैं 1.44, चाइना का 1.2। तो चाइना, इंडिया आगे है चाइना से इथेनॉल प्रोडक्शन में। अदर नोटेबल प्रोड्यूसर जो है कनाडा है, थाईलैंड है, अर्जेंटीना भी है। ग्लोबल प्रोडक्शन ट्रेंड पे देखते हैं तो एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन ड्यू टू 2020 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक बट हैज सिंस बीन इंक्रीजिंग एंड टोटल वर्ल्ड फ्यूल इन प्रोडक्शन रीच्ड एन एस्टिमेटेड 31 बिलियन गैलन। Ethanol is produced through fermentation of sugars from plant material. Major feed stocks including corn, especially USA, sugarcane, especially Brazil, and other sources like molasses and grains are also used. तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा है ब्राजील एंड यूएसए अमेरिका फॉर्मर प्रोड्यूस मोर एथेनॉल। तो फॉर्मर नहीं, अमेरिका ज़्यादा है, और यहाँ पे देखते हैं तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके आंसर पे आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये है हमारा ऑफिशियल रिपोर्ट, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में क्लाइमेट रिस्क कंट्री प्रोफाइल इंडिया का दिया गया है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के थ्रू निकाला गया, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रिपोर्ट है। तो की मैसेज को देखते हैं। हिस्टोरिकल टेम्परेचर राइज इन इंडिया हैज बीन स्लाइटली लोअर देन ग्लोबल एवरेज, हाउएवर प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर चेंजेस एरिया इन द लाइन is slightly above those expected globally. By the end of the century, average temperature in India is projected to increase 1.1 degrees Celsius to 4.1 degrees Celsius over 1986 to 205 baseline, with the rate of warming dependent on 21st century emissions pathway. यहाँ देखते हैं, with the adaptation measures, extreme river floods are expected to affect an additional 34 million people by 2040, and coastal flooding is expected to affect an additional 5 to 18 million people by 2070 to end the century. Very large potential increase in heat-related ill health, diarrheal disease and malnourishment are already beginning to impact communities. These threats are projected to intensify. So damage and loss impacts are likely to fall disproportionately on the urban and rural poor, those without assets and minority groups. Without wide-reaching adaptation and disaster risk reduction, inequalities are likely to widen and poverty to prevail. ये हम लोग मेंस में यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट extremes is projected in India with increased drought risk and increases in the quantity of the precipitation during heavy rainfall events. तो ये हुआ आपका projected temperature rises are the strongest in the northern region of India, and annual minimum maximum temperature expected to increase at greater magnitude than national average temperature. तो ये कुछ की रिपोर्ट था। अप्रॉक्स यहाँ देख सकते हैं कंट्री ओवरव्यू। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस, 1.36 बिलियन पीपल, हिमालय, इंडियन ओशन, ये सारा जो हो गया। अप्रॉक्स 43% पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड हाउएवर इज कंट्रीब्यूशन। तो ये सब की रिपोर्ट है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट। ये सही है। द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेयरिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू प्रेस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये भी सही है, और काफ़ी बड़ा रिपोर्ट है, तो इसका आंसर निकालना डिफिकल्ट है एग्जाम में। आप मतलब इस क्वेश्चन में आप बस सोच ही सकते हैं कि हाँ, ये का स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, सही हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। In India, a company submitting BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. तो BRSR को देखते हैं, मैंडेटरी डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क है फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया ओवरसीन बाय सेबी।
तो यहाँ पे हम लोग का वो पहला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेबी रेगुलेट कर रहा है, while the RBI has its own climate related disclosure framework that applies to specific regulated entities like bank and NBFC. So the RBI framework complements BRSR by focusing integrating climate risk to core. तो यहाँ देखते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसका रेगुलेटर कौन है, सेबी है. एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया. Focus mandatory disclosure on environmental, social and governance parameters and commitment to responsible business practices. Purpose क्या है, to provide standardized quantitative and qualitative ESG disclosure from financial year 2022 से 23 onward. Details क्या है, the framework is organized in 3 sections: general disclosure, management process disclosure and principle wise disclosure. RBI regulation और its regulator, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये हमारा ऑफिशियल पेजेस है. सेबी इंट्रोड्यूसेस सर्टेन की चेंजेस इन बीएसआर बीआरएसबी रिपोर्टिंग, और यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि न्यू डेवलपमेंट की चेंजेस इन बीएसआरएसबी रिपोर्टिंग. की टेकअवे क्या है, ईएसजी डिस्क्लोजर फॉर वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स, असेसमेंट और एश्योरेंस, समरी ऑफ एडिशनल की चेंजेस, ग्रीन हाउस फुटप्रिंट आ गया आपका, वाटर फुटप्रिंट, एनर्जी फुटप्रिंट, embracing circularity, details related waste management entity, enhancing employee well-being and safety, openness to business. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है. यहाँ आरबीआई नहीं, सेबी आता है जो हम लोगों ने देखा एक्सप्लेनेशन में. और इंडिया कंपनी सबमिटिंग BRSR रिमिक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट डेट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर. तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि इंटेंट टुवर्ड्स हैविंग क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर ऑन ESG पैरामीटर. इन्वायरमेंट, कौन सा पैरामीटर है, इन्वायरमेंट पैरामीटर हो गया यहाँ पे जैसे हम लोग देखा. फिर हमारा सोशल है और फिर गवर्नेंस है, तो इसको क्या बोलते हैं, ESG. तो ये enable comparability across company sector and time. Such disclosure will be helpful for investor to make their investment decision. So ये largely non financial in nature है. क्या है, ESG, environment, social and governance. तो ये क्या है, non financial, तो इसका आंसर होगा बी. तो हम लोग देख सकते हैं, इन इंडिया इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग इज नॉट कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम एंड इज देयरफॉर नॉट exempted फ्रॉम इनकम टैक्स. और the Income Tax Act of 1961 defines agriculture income as revenue primarily derived from the cultivation of land. So poultry farming is classified as allied or animal husbandry activity and not a direct land cultivation process, which is why it does not qualify for the tax exemption. So coming back to our question, in India, the income from allied agriculture activity like poultry farming, wool rearing, rural tax exemption from tax. तो ये गलत है. In India, rural agriculture land is not considered a capital asset. ये सही है under provision of Income Tax Act 1961. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे जो है हमारा जो स्टेटमेंट होगा, 1 is not correct but statement 2 is correct. D. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. Consider the following statement. India has joined the Mineral Security Partnership as a member. India is a resource-rich country in all the 30 critical mineral that is it has identified. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Mineral Development Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. तो इसको समझते हैं. तो हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, और ये है यूएसए डिपार्टमेंट का मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. सो दीज आर एसेंशियल टू यूएस इकोनॉमी एंड टू टेक्नोलॉजी पावरिंग अमेरिकाज फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, क्रिएटिंग डाइवर्स सिक्योर. तो ये दिया गया. करंट एमएसपी पार्टनर्स इंक्लूड, यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान. और इंडिया लेटली ज्वाइन किया है शायद 2022 या 23 में. जापान, नॉर्वे, कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन. Working with these MSP partners to strengthen critical mineral supply chains will make US stronger, safer. और हम लोग यहाँ देख सकते हैं फिर. So India joined this group in 2023. और तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या क्या है. लिथियम है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, which are crucial for electric vehicles, solar panels and turbines, advanced electronics, essential for technology, vital for clean energy, supply chain vulnerability, geopolitical, economic risks. और ये सब क्रिटिकल में एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स हो चुका है, जैसे कि सोलर एनर्जी, सिलिकॉन होता है, टेलेरियम होता है, आइडियम होता है, गैलियम होता है, लिथियम है, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, विंड टर्बाइन, रेयर अर्थ एलिमेंट लाइक नियोडीमियम एंड डिसियो
प्रोजियम. अदर क्रिटिकल मिनरल्स है कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट, टाइटेनियम, टंगस्टन, ऑल्सो क्रिटिकल फॉर वाइड रेंज ऑफ डिफेंस एंड हाईटेक एप्लीकेशन. अभी इस चीज को समझते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट था वहां पे वो यहीं से ड्राइव हो रहा है. डिक्लेरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल. तो देखिए, यूएसए हैज डिक्लेयर्ड 50 मिनरल्स critical in light of their role in national security for economic development. Japan has identified a set of 31 minerals for critical for their economy. UK considered 18 mineral critical, EU 34, Canada 31. और क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया, तो एक्सपर्ट कमिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया. और उनका जो लिस्ट है ये है, जो है कि एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट. तो हर कंट्री का अलग अलग है. यूएसए का 50 है, जापान का 31 है, यूके का 18 है क्रिटिकल, और ईयू का 34 है, कनाडा का 31 है, और इंडिया का 30 है. तो निकल है, पीजी है, फॉस्फोरस है, आरईएस, रीनियम है, सिलिकॉन है, स्ट्रोनियम है, टेंटुलम है, टेलेरियम है, टीन है, टाइटेनियम है, टंगस्टन है, वेनेडियम है, सेलेनियम है, कैडमियम है. So creation for Center Excellence for Critical Mineral is the Ministry of Mines is also recommended by the committee. Periodically update the list of critical minerals for India and notify the critical minerals. तो यहाँ देखिए, इंडिया है ज्वाइंट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनर. ये कब बना है? ये आपको बना है 2023 में. इंडिया हैज रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल्स. तो बिल्कुल रिसोर्स रिच नहीं है, हम लोग के पास बहुत कमी है. दैट्स व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स. अब आते हैं, पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द Mines and Mineral Act, empowering central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical mineral. तो ये करेक्ट है. टू को हम लोग एलिमिनेट करेंगे. टू जैसे एलिमिनेट करते हैं, देखिए ये रिसोर्स रिच कंट्री, तो ये देखते हैं हम लोग, अगर गलत करते हैं तो फिर भी आंसर निकल जाता है. तो इसका आंसर है सी. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है, एज रिगार्ड्स रिटर्न from an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at a lower risk than स्टॉक होल्डर्स. तो बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं? किसी कंपनी का जो बॉन्ड इशू करता है पैसा को लेकर कि ये हमारा 1000 का बॉन्ड है, आप इसको परचेज करिए. तो 1000 का जो बॉन्ड है दैट विल रिमेन सेम. और जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी की इक्विटी में शेयर होल्डर होते हैं. तो अगर कंपनी का डाउन जा रहा है तो वो डाउन होगा, लेकिन बॉन्ड जो होता है दैट विल रिमेन सेम. आपको 1000 रुपया बाद में मिल जाएगा, इवन द कंपनी इज मेकिंग लॉसेस. तो आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या है. बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर. तो ये भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं. फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी. तो रिपेमेंट पर्पस, तो इसे देखते हैं. तो ये भी सही है, क्योंकि अगर बैंक करप्सी का जब टाइम आता है तो लिक्विडेशन के प्रोसेस में बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं उनको पहले पैसा दिया जाता है, ना कि शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर तो ओनर है, तो उनको नहीं मिलेगा. तो इसका आंसर होगा A. Both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. 8 को देखते हैं. Following statement. India accounts for a very large portion of all equity options contract traded globally, thus exhibiting a great boom. India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. There is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading or to act on unregistered financial advisor in this regard. बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे पास है सेबी. तो अगर हम लोग 3 को एलिमिनेट करते हैं, 1 2 3, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था. सेकंड पे आते हैं. 9 को देखते हैं. यहाँ क्या बोला है? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसेस. तो ये भी काफी जनरल स्टेटमेंट्स हैं, और इसका आंसर भी ये होगा, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट. जो कैपिटल रिसीट होता है, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स. ये तो करेक्ट है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसको समझते हैं हम लोग. तो सबसे पहले समझते हैं कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है. तो कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग फंड्स जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट सेल्स, दैट इज सेलिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. गवर्नमेंट का कुछ, मान लीजिए एयर इंडिया था, बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, एंड वो हो गया आपका. रेवेन्यू रिसीट्स आर रिकरिंग इनकम फ्रॉम रेगुलर ऑपरेशंस जैसे टैक्सेस, फीस, प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जैसे जीएसटी इनकम हो गया, इनकम टैक्स हो गया. सो कैपिटल अफेक्ट्स लाइबिलिटीज व्हाइल रेवेन्यू इंपैक्ट्स डे टू डे ऑपरेशन. ये लाइबिलिटी क्या हो गया? गवर्नमेंट को जो खर्च देना है, गवर्नमेंट पे जो गवर्नमेंट के ऊपर जो लाइबिलिटी गवर्नमेंट को जो पे करना है,
वो होता है लाइबिलिटी, वाइल रेवेन्यू इम्पैक्ट्स डे टू डे ऑपरेशन। तो यहाँ देखते हैं बोथ कैपिटल रेवेन्यू आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, दिस ये लाइज इन नेचुरल पर्पस। उससे हम यहाँ आते हैं, कैपिटल रिसीट्स रेफर टू रिलेटेड टू द कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट, कैपिटल इन नेचर शोन ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट, रिकॉर्डेड कैपिटल रिजर्व्स और सरप्लस, और आपका यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट है। यहाँ देखिए हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू होता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ग्रांट्स, फीस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल में आपका आएगा नॉन रिकरिंग होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, डेट क्रिएटिंग, लोन फ्रॉम पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट और द आरबीआई ऑफ इंडिया। और नॉन डेट क्रिएटिंग क्या होता है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, डिसइन्वेस्टमेंट, स्टीलिंग गवर्नमेंट एसेट। ये मेजर डिफरेंसेस हो गया। तो यहाँ हम लोग देखा ये जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट जो रिसीव होता है वो होता है रेवेन्यू रिसीट्स का होता है, और ये जो दोनों है ये कैपिटल रिसीट्स है। और कैपिटल रिसीट्स एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि जब हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उस बैंक का, मान लीजिए एयर इंडिया को बेचे, तो हम लोग एयर इंडिया के उसको पैसा फिर से देना पड़ता है। तो दस दे क्रिएट लायबिलिटी, सेल ऑफ जैसे गवर्नमेंट एसेट हो गया, पीएसयू हो गया, तो ये क्या एक तरह का लायबिलिटी है। और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो ये दोनों सही है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट लायबिलिटी टू गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ए है। इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग किसी से लोन लिए, किसी से कैपिटल और इन्वेस्ट किए, तो जो भी इनकम आ रहा है तो हमें इसका कैपिटल फिर से किसी को चुकाना है, तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल एक लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी है, एक लोन जो होता है वो लायबिलिटी होता है। तो इसी चीज को बोल रहा है। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन लोन्स होता है क्रिएट्स लायबिलिटी टू गवर्नमेंट नहीं। तो ये अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं तो वो कोई हम नहीं, उससे तो हम लोग को इनकम आ रहा है। तो इस चीज को समझना है। सो वी विल कंटिन्यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।